हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जन संचार से संबंधित होगी, जो कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 11वीं और 12वीं में व्याकरण खंड के स्थान पर ये वाली पुस्तक लगाई गई है, तो ये आपको करनी ही चाहिए। यहाँ से प्रश्न हर बार का पेपर लगा लीजिए, चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या फिर वो ओपन भर्ती वाला पेपर हो, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ बैठिए अपनी और पढ़ाई को कंटिन्यूटी से कीजिए। ध्यान से वीडियो को सुनिए। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए लगाई गई है। और ये यहाँ पर दिया गया है सिलेबस, जो कि साइट पे भी दिया गया है और वैसे भी मैंने उपलब्ध करवाया हुआ है। तो ये तो सिलेबस है। हम इसी से संबंधित एमसीक्यूज, जनसंचार के विद्यार्थियों आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ये पुस्तक है पूरा ही निबंध के रूप में लिखी गई है और इसके जो बैक साइड में क्वेश्चन है वो भी बहुत कम है। और इससे संबंधित आप देखेंगे कोई भी जो गाइड है या कुछ है उसमें क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंटल मेरे पास भी आए थे, जो कि केंद्रीय विद्यालय की साइट्स पर दिए गए हैं। बच्चों के लिए भी दिए हैं, 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिए गए हैं और टीचर्स के लिए भी ये दिए गए हैं। तो आइए लेट ना करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो विद्यार्थियों। चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे कहा जाता है? ये तो सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा। देवऋषि नारद जी को बोला जाता है, बी ऑप्शन होगा। धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे? ये वही प्रश्न रिपीट कर दिया है, नारद जी थे। महाभारत के युद्ध का विवरण किसने सुनाया था? ये जैसे क्वेश्चन जो है, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो हिंदी का, तो 6 to 10th जब आप आएंगे वहाँ पर महाभारत, बाल महाभारत कथा 6th क्लास और 7th क्लास में लगाई गई पुस्तक है, वहाँ से इस प्रश्न को उठाया गया और जनसंचार में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो महाभारत के युद्ध का विवरण किसने सुनाया था? संजय जी ने सुनाया था, ये तो सभी को पता ही होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। देवऋषि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? आपने कई बार, बहुत बार जो है देवऋषि नारद को किसी न किसी सीरियल में ज़रूर देखा होगा। तो उनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है। हम जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं, किससे प्राप्त हुए? हमें अंग्रेजों से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं। ये हमें कहाँ से ये चीज़ें मिली हैं? पश्चिमी सभ्यता से ये चीज़ें मिली हैं। मानव जीवन अब संभव नहीं है, किसके बिना? संचार के बिना संभव नहीं है। जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है? लोगों के ऊपर पड़ता है। सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता होती है, किसमें होती है? मनुष्यों में होती है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। संचार सबसे ज़्यादा मनुष्य ही कर पाएंगे। पशुओं में संचार मौखिक रूप में, मूक रूप में होता है, वो बोल नहीं सकते। ऐसे ही पशु भी है, ऐसे ही पक्षी भी हैं। टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है, किसके? संचार और जनसंचार दोनों के। आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हो गई हैं? भौगोलिक दूरियां, जो एक दूसरे, जो हम मीलों दूर तक यात्रा अपनी पैदल करके कोई व्यक्ति एक संदेश लेकर जाता था, उस यात्रा को कम किसने किया है? संचार माध्यमों ने ही किया है। टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को हम क्या बोला जाएगा? उसको सीधा प्रसारण बोला जाएगा। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? संचार के बिना। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? वह है, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन गलत दिया है, संचार की चर धातु से हुई है। वैसे चार धातु से नहीं, चर से हुई है। संचार का अर्थ होता है चलना। चलिए, किसी संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, किसकी है? विल्बर श्रेम की है। ये आप डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? जो प्राप्त करता होता है वही क्या करता है? जो उसको संदेश मिलता है उसको फिर से वो क्या करता है? अपना कोई मैसेज बनाता है और फिर उसी को यहाँ पर कूट वाचन बोला गया है। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है, तो यहाँ पर कौन समझने की कोशिश करता है? डिकोडिंग, एनकोडिंग, एम कोडिंग या रिकॉर्डिंग। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि जब कोई संदेश हमें प्राप्त होता है उसको हम किस अर्थ में समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिकोडिंग, जब हम उसको डिकोड कर रहे हैं। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? संचारक उसमें सुधार करता है। संचार की प्रक्रिया को सबसे किससे बाधा पहुंचती है? शोर से बाधा पहुंचती है। ये क्या है? शोरगुल जो है हमेशा जनसंचार के माध्यमों को क्या कर देता है? बाधित कर देता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते
हैं। फीडबैक कहा जाता है। वैसे भी आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि फीडबैक हमेशा लिया जाता है कि कैसा था हमारा प्रश्न सेट। जैसे मैं आपसे कोई अगर बोलूं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करेंगे वो क्या कहलाएगा? फीडबैक कहलाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, सांकेतिक संचार क्या होता है? जिसमें हम इशारे से बुलाते, संकेतों के माध्यम से करते हैं, जो अक्सर पशुओं में और पक्षियों में होते हैं। ठीक है, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये क्या है? समूह संचार का उदाहरण है विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जन संचार का अंग्रेजी रूपांतरण है, तो अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? मास कम्युनिकेशन उसका अंग्रेजी रूपांतरण है। नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जन संचार के हैं। तत्व, कार्य, गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? सभी नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जन संचार के क्या हैं? कार्य हैं। तो विद्यार्थी देखें होंगे हमने 25 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं 6 मिनट के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप जनसंचार की पुस्तक यदि आपने पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है, उसको पढ़ना आप प्रारंभ कर दीजिएगा, तभी आपको यहाँ के क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको जनसंचार का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगाने के बाद एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें। जब आप बुक को पढ़ेंगे तब आपको ध्यान आएगा कि हाँ, हमने वीडियो में इस क्वेश्चन को पढ़ा था। चलिए, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? जनसंचार ही करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब जो है जनसंचार से इन्होंने 11वीं क्लास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे, वो हो गए हैं। अब अगला हमारा जो सेट 2 चल रहा है वो है पत्रकारिता। ये तो था जनसंचार। जनसंचार से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते। आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके प्रश्न भी बढ़ते जाएंगे। चलिए, पत्रकारिता को शुरू करते हैं। विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूपों में परिवर्तित करते हैं। कौन करता है? पत्रकार करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। समाचार जल्दी में लिखा गया डैश है, क्या है? एक इतिहास है। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं किसके आधार पर? उपभोक्ताओं, जैसी जनता की रुचि होती है उसी के आधार पर कुछ सूचनाएं दी जाती हैं। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे दे जो बासी हो, ताजी हो, बेकार हो या शुष्क हो। देखिए, समाचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है नवीनता और यह होती है ताजगी। यानी कि जैसे आज का पेपर आज ही आना चाहिए, तभी उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। आज का पेपर यदि कल आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। लोग कल का पेपर ही पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, समाचार महत्व काफी हद तक डैश से निर्धारित होता है, स्थानीयता से, कि किस स्थान विशेष में कौन सा समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है, तो उसी से समाचार का महत्व जाना जाता है। पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? दैनिक, पुरातन, पौराणिक या साप्ताहिक? तो आप लोग सोचिए कि पत्रकारिता कैसा है विद्यार्थियों? यहाँ पे दैनिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पत्रकारिता जो है दैनिक, हम लोग क्योंकि अब हमेशा पत्रकारिता हमें अपडेट करती है, तो इसलिए वो दैनिक इतिहास, दिन में क्या क्या घट रहा है, सप्ताह में क्या क्या घट रहा है, ठीक है, इस तरीके से होता है। कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते? भूत प्रेतों के जो किस्से हैं वो कहानी समाचार नहीं हो सकते। वो क्या है? काल्पनिक कहानी है। समुद्र की गहराई समाचार का रूप हो सकती है, पर्वत की ऊंचाइयां भी हो सकती है, जंगली क्षेत्र भी हो सकते हैं। समाचार संगठनों को समाचार के चयन और प्रस्तुति की नीति को क्या कहा जाता है? संपादकीय नीति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और सोर्स हैं। क्या किसके सोर्स हैं? स्रोत हैं संपादन के सिद्धांत के। संपादन का क्या क्या सिद्धांत है? तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, उसमें वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें बैलेंसिंग होना चाहिए। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है, किसे पेश करता है? यथार्थ को वह पेश करता है। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? निष्पक्ष होना। यदि वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित है तो वो उस पार्टी के बारे में ही ज़्यादा दिखाएगा, और यदि वह निष्पक्ष है तो वो सभी तथ्यों की बड़ी आराम से चीज़ों की सही चीज़ों की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। समाचारों में कौन सा तत्व अहम होता है? कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? तो कौन सा होता है? न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, पत्रकार का गुण कैसा होता है? पत्रकार गुण हमेशा जो होता है वो संदेह करता है, हमेशा पूर्णतः विश्वास किसी पर भी नहीं करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने पत्रकारिता के भी 13 क्वेश्चन कर लिए, तो लगभग आपके 40 क्वेश्चन के आसपास होने वाले हैं। चलिए, अब विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, कैसे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन होता है?
कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? तो देखेंगे इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और तीनों, इनमें से ऑप्शन होगा तीनों, क्योंकि तीनों ही माध्यमों के लिए पढ़ा लिखा होना क्या है, अत्यंत ही आवश्यक है। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? बेसिक सी बात है, इंटरनेट सबसे ज्यादा खर्चीला पड़ता है। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो इसमें जिसको केवल सुना जा सकता है वो क्या है? रेडियो है। रेडियो को हम एक रेखीय, रेडियो टेलीविजन को एक रेखीय माध्यम भी बोलते हैं। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, एक रेखीय माध्यम कौन कौन है? रेडियो टेलीविजन है। मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ था? चाइना से हुआ था, सबको पता ही होगा। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार बहुत बार पूछा गया, गुटेनबर्ग ने किया था, जो छापे खाने हैं। और भारत में पहला छापाखाना न जाने क्वेश्चन कितनी बार जीके में भी पूछा गया है? सन 1556 ईस्वी में। और कहाँ पर लगाया गया था विद्यार्थियों? ये गोवा में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यही था, समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक है, या फिर आगे इसके दो ऑप्शन और दिए होंगे, पिरामिड शैली है या फिर उल्टा पिरामिड शैली है। तो पत्रकारिता में फेमस है उल्टा पिरामिड शैली। तो यहाँ पर जो पत्रकार हैं, जो समाचार पत्र है या पत्रकारिता है, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उल्टा पिरामिड शैली। अब विद्यार्थियों ये उल्टा पिरामिड शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपको पता होना चाहिए क्या जरूरी है। मैं आपको एक पिरामिड बना के दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, और इसको आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए, ठीक है। तो सबसे मेन हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं मुखड़ा या फिर इंट्रो। बीच वाले हिस्से को बोलते हैं बॉडी, इसका मेन पार्ट, और नीचे वाले को हम बोलते हैं शीर्ष। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मुखड़ा में कौन सी खबरें दी जाती हैं, बॉडी में कौन सी खबरें दी जाती है, और शीर्ष में कौन सी। आप विद्यार्थियों समझें इस चीज़ को कि जो हमारा पिरामिड है वो धीरे धीरे एक बिंदु पर समाप्त होता आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण खबरें किस में दी जाएंगी? मुखड़ा में दी जाएंगी। उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण, या मैं कहूँ कि इसमें केवल सूचना दी जाएंगी पहले वाले में, और दूसरे वाले में बॉडी में उसको विश्लेषण के साथ चीज़ों को बताया जाएगा। तीसरे में जो कम महत्वपूर्ण खबरें यानी शीर्ष पर, वो सबसे कम महत्वपूर्ण खबरें तीसरे हिस्से में दी जाएंगी, उसको हम समापन भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, देखो कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? तो बॉडी, इंट्रो, समापन, मध्य भाग। हमने मध्य भाग कुछ नहीं पढ़ा है, हमने 3 चीजें आपको बताई यहाँ पर। सबसे पहले है मुखड़ा, दूसरे पे है बॉडी, और तीसरे पे है शीर्ष यानी कि समापन। ठीक है विद्यार्थियों, हो ही गया होगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? तो टेलीविजन में दृश्यों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति उसको देख पाता है। टेलीविजन के लिए खबरें लिखने की मौलिक शर्त क्या होती है? कि टेलीविजन के लिए अगर आपको कोई खबर लिखनी है तो दृश्य के साथ उसमें लेखन किया जाए। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ की गई थी? तो वेब दुनिया के साथ प्रारंभ की गई थी। ये ध्यान रखना कि वेब दुनिया बहुत ज़्यादा तो हिंदी में आगे नहीं बढ़ पाई, पर इसमें आप ध्यान रखना कि प्रभा साक्षी पहली ऐसी पत्रकारिता है, या पहली ऐसी मैं कहूँ जिसने वेब दुनिया की उसमें तहलका मचाया था। और प्रभा साक्षी केवल और केवल इंटरनेट पर ही निकलती है और हिंदी में निकलती हैं। और दूसरी है तहलका.com, जो अगर हम वेबसाइट की बात करेंगे वो है तहलका.com, जो केवलतः हिंदी के लिए समर्पित है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप वो बुक पढ़ोगे पत्रकारिता की, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है विद्यार्थियों, और वो आपको जब आप पीजीटी हिंदी टीचर बनोगे तब आपको वो बुक विद्यार्थियों को पढ़ानी भी पड़ेगी, इसलिए आप उसको पहले से अच्छे से तैयार करें। चलिए, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का उदाहरण है? पहले आ चुका है सीधा प्रसारण। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? आधुनिक युग में युग की बात हो रही है, द्वितीय, तृतीय या प्रथम, कौन सा यहाँ पर चल रहा है, या चतुर्थ? तो यहाँ पर चल रहा है तृतीय। इसके 4 काल हैं बेसिकली, तो वो अभी आप देख लीजिएगा। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब प्रारंभ हुआ? तो 2003 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आ ही सकता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? इस डेडलाइन तक आप अपनी सारी खबरें हमें भेज दीजिए। तो डेडलाइन वैसे भी हम भी कई बार इस चीज़ को प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद नीचे रह गया है और मैं आगे बढ़ गई हूँ। हाँ विद्यार्थियों, समाचार के इतने ही क्वेश्चन थे।
आगे जो है अलग क्वेश्चन है, इसको हम विद्यार्थियों कल करेंगे, कल की वीडियो में हम इन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मैंने ऊपर विद्यार्थियों सिलेबस दिया और ये क्वेश्चन दिए हैं, इसकी पीडीएफ का जो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ और आपको सारी पीडीएफ मैं हिंदी की वहाँ डालती हूँ, कोशिश करती हूँ हिंदी की और भी चीज़ें डालूँ। तो इस प्रकार से पत्रकारिता के मैं आपको अन्य प्रश्न भी उपलब्ध करवाऊँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एक पूरी समर्पित होकर आप अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आप मेरी वीडियो को भी फॉलो करो और आप अपने सेल्फ स्टडी को भी टाइम ज़रूर दें, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपने व्याकरण की अभी तक मैंने 4 वीडियो दी हैं आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय, ये 4 चीज़ें आपको दी है मैंने, उसको आप ज़रूर देख लें। वो आपका बेसिक है, बेसिक मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कॉन्फिडेंस देता है विद्यार्थियों, आपको पढ़ाने में भी कॉन्फिडेंस रहता है। और आप ये मत समझिए कि पीजीटी में तो संज्ञा सर्वनाम नहीं आएगा, कुछ भी दे सकता है, केवी का कोई भरोसा नहीं होता। पद परिचय 10वीं कक्षा का टॉपिक है, लेकिन हर बार ये पीजीटी के एग्ज़ाम में देता है। आप हिंदी का कोई भी टॉपिक कहीं से भी ना छोड़ें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।